कहानी की शुरुआत सन 1983 से होती है, जहां सैटेनिक नामक सोवियत स्पेस शटल में दो अंतरिक्ष यात्री वाचन और कॉन्स्टेंटाइन सवार होते हैं। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री कई महीनों की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट रहे होते हैं। बट वापसी के दौरान स्पेस शटल के बाहर कुछ अजीब नजर आता है और यहीं यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें कजाकिस्तान का एक सुनसान एरिया दिखाया जाता है, जहां उन अंतरिक्ष यात्रियों का यान क्रैश हो चुका था। एक व्यक्ति यान के पास जाकर देखता है तो उसे एक अंतरिक्ष यात्री का शव मिलता है। वहीं कॉन्स्टेंटाइन भी घायल अवस्था में यान से बाहर निकलता है। दूसरी ओर हमें एक महिला मनोचिकित्सक डॉक्टर तात्याना दिखाई जाती है, जो एक जांच प्रक्रिया का सामना कर रही होती है, क्योंकि उसका उपचार करने का तरीका पारंपरिक तरीकों से काफी अलग था। दरअसल तात्याना ने एक 17 वर्षीय किशोर का इलाज करने के लिए उसे काफी देर तक पानी में डूबे रहने दिया था। इससे लड़के की जान तो नहीं गई, पर उसके माता पिता ने तात्याना के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। अपनी सफाई में तात्याना कहती है कि उसने लड़के को सिर्फ उतनी ही देर तक पानी में रखा था जिससे उसकी जान को कोई खतरा न हो। साथ ही वह यह भी बताती है कि यही उसका उपचार करने का विशेष तरीका है। इस पर जांच समिति में बैठी एक महिला तात्याना से कहती है कि यदि उसने अपने उपचार के तरीकों में बदलाव नहीं किया तो उसका निलंबन तय है और उसका मेडिकल करियर समाप्त हो सकता है। यह सुनकर तात्याना बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसका तरीका भले ही अलग था, बट उसने कई ऐसे रोगियों को ठीक किया था जिनसे अन्य डॉक्टर असफल रहे थे। इसी दौरान वहीं मौजूद एक सैन्य अधिकारी सेमिरोडोव इस पूरी सुनवाई को देख रहा होता है। कुछ समय बाद वह तात्याना से संपर्क करता है और उसे एक विशेष चिकित्सा मामले में सहायता करने का प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि यदि तात्याना इस केस में दिलचस्पी लेती है तो वह अपने तरीके से उपचार कर सकती है और जब चाहे केस छोड़कर वापस लौट सकती है। बदले में सेमिरोडोव उस पर लगे सभी आरोप हटवा देगा और उसका निलंबन रुकवा देगा। यह सुनकर तात्याना प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसके बाद तात्याना को एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक गोपनीय स्थान पर ले जाया जाता है, जहां आगे का सफर वे लोग ट्रक से तय करते हैं। रास्ते में सेमिरोडोव तात्याना को बताता है कि उसका मरीज वही अंतरिक्ष यात्री है जो सैटेनिक स्पेस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गया था, यानी उसका मरीज कॉन्स्टेंटाइन ही है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जब से कॉन्स्टेंटाइन और उसका साथी अंतरिक्ष से लौटे हैं, वे सोवियत संघ के राष्ट्रीय हीरो बन चुके हैं, क्योंकि यह पहली बार हुआ था कि कोई इंसान अंतरिक्ष में जाकर सकुशल लौटा हो। हालांकि सेना ने जनता से यह तथ्य छुपा रखा था कि दूसरा अंतरिक्ष यात्री वाचन अब जीवित नहीं है, बल्कि उन्होंने हर तरफ यह झूठी खबर फैला दी थी कि अंतरिक्ष यात्रा के कारण दोनों हीरो को पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल होने में कठिनाई हो रही है, इसलिए उन्हें कुछ हफ्तों तक एकांत में रखा गया है। तात्याना को केवल इतना बताया गया था कि कॉन्स्टेंटाइन उसका मरीज है, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर वह समझ जाती है कि उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई जा रही है। कुछ देर बाद सेमिरोडोव उसे एक विशेष कांच के कक्ष के बाहर ले जाता है, जहां रिगल नामक एक वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटाइन का उपचार करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर तात्याना एक गर्म चाय का कप लेकर कॉन्स्टेंटाइन के कक्ष में जाती है। वह देखती है कि उसने कप को उसके हैंडल से पकड़ा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन बिना किसी परेशानी के उबलती हुई चाय को आराम से पी जाता है। यहाँ तात्याना उससे बहुत अच्छे से बातचीत करती है। फिर तात्याना ग्लास कक्ष से बाहर निकलकर सेमिरोडोव को बताती है कि इस हादसे की वजह से कॉन्स्टेंटाइन के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे उसने निराशा में आकर अपनी संवेदनशीलता खो दी है। यह बताकर तात्याना सेमिरोडोव से कहती है, मुझे इस केस में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं दिखता जिसे कोई अन्य चिकित्सक ठीक न कर सके, सो मैं वापस लौटना चाहती हूँ। इस पर सेमिरोडोव बताता है कि अगला हेलीकॉप्टर अगले दिन रवाना होगा, तब तक तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकती हो। आगे जब तात्याना अपने कक्ष में बैठी हुई थी तो रात में सेमिरोडोव वहां आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वे दोनों बिना समय गंवाए अवलोकन कक्ष में पहुंचते हैं। वहां कॉन्स्टेंटाइन को बुलेट प्रूफ ग्लास चैम्बर के भीतर एक और कक्ष में रखा गया था। यह देखकर तात्याना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसे इस प्रकार कैद में क्यों रखा गया है। इससे पहले कि वह सेमिरोडोव से कोई प्रश्न करती, तभी उसकी नजर मॉनिटर पर पड़ती है, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन दिखाई देता है। देखते ही देखते उसके हाथों में अकड़न होने लगती है और वह अचानक बिस्तर से गिरकर खून की उल्टी कर देता है। खून की उल्टी के साथ ही उसके मुंह से एक अजीब जीव बाहर निकलता है। उसके बाहर आते ही कॉन्स्टेंटाइन बेहोश हो जाता है, बट वह जीव धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगता है। यह देखकर तात्याना स्तब्ध रह जाती है। तब सेमिरोडोव के कहने पर तात्याना उस अज्ञात जीव को देखने के लिए कॉन्स्टेंटाइन के कक्ष के बाहर जाती है, जहां वह जीव उस पर हमला करने की कोशिश करता है, बट बुलेट प्रूफ ग्लास के कारण
वह जीव तात्याना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद सेमिरादोव तात्याना को बताता है कि यह जीव अंतरिक्ष से कॉन्स्टेंटाइन के साथ आया है और यह उसके शरीर के भीतर रहता है। इसी वजह से हमने एक राष्ट्रीय नायक को इस तरह कैद करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर एक विदेशी परजीवी मौजूद है जिसे अलग करने का कार्य तुम्हें करना होगा। तात्याना इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है और सेमिरादोव से कॉन्स्टेंटाइन की लैंडिंग के बाद की पूरी रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग्स मांगती है ताकि वह इस जीव के व्यवहार को समझ सके। दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद उसे ज्ञात होता है कि यह एलियन परजीवी कॉन्स्टेंटाइन के शरीर के भीतर ही निवास करता है। जब यह शरीर के भीतर होता है तो इसकी लंबाई लगभग 30 सेमी होती है, बट जैसे ही यह शरीर से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसकी लंबाई आधे मीटर तक हो जाती है। यह जीव कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से बाहर निकलने के लिए एक विषैला तत्व छोड़ता है, जिससे कॉन्स्टेंटाइन के शरीर की मांसपेशियां ढीली होकर फैल जाती हैं ताकि वह सरलता से बाहर आ सके। यह जीव हर रात 240 से 310 के बीच कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से बाहर निकलता है और कुछ समय बाद पुनः उसके भीतर समा जाता है। इस पूरे समय कॉन्स्टेंटाइन बेहोश रहता है और उसे यह ज्ञात तक नहीं होता कि उसके भीतर कोई एलियन जीव है। तात्याना को एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि रीगल ने एक बार इस जीव को कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से अलग करने का प्रयास किया था, बट एलियन के अलग होते ही कॉन्स्टेंटाइन की हालत अत्यंत खराब हो गई थी। बट जैसे ही वह जीव पुनः उसके शरीर में गया, उसकी स्थिति सामान्य हो गई। इसका अर्थ था कि वही जीव कॉन्स्टेंटाइन को जीवित रखे हुए था, अन्यथा लैंडर दुर्घटना के बाद उसका बच पाना असंभव था। यह जीव कॉन्स्टेंटाइन के खाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है, बट तात्याना को यह समझना आवश्यक था कि वह वास्तव में किस प्रकार के भोजन का उपभोग करता है। अध्ययन के दौरान तात्याना को कॉन्स्टेंटाइन के अतीत की भी जानकारी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटाइन का एक 7 वर्षीय अवैध पुत्र भी है। चूंकि कॉन्स्टेंटाइन ने उसकी मां से विवाह नहीं किया था और उसकी मां की मृत्यु के बाद वह बच्चा अनाथालय में छोड़ दिया गया था। फिर अगले दिन तात्याना साक्षात्कार के दौरान पहले तो कॉन्स्टेंटाइन से उसका प्रिय गीत पूछती है, बट फिर उससे कहती है, तुम एक निर्दयी पिता हो जिसने अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ दिया। यह सुनकर कॉन्स्टेंटाइन को बेहद दुख होता है। यहाँ तात्याना ने उसे जानबूझकर उत्तेजित किया ताकि उसके व्यवहार में बदलाव आ सके। वह तुरंत ही रीगल से कॉन्स्टेंटाइन का रक्त परीक्षण करने को कहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि एलियन परजीवी वास्तव में किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता रखता है। यही तात्याना सेमिरादोव को सुझाव देती है कि कॉन्स्टेंटाइन को ग्लास चैम्बर से निकालकर किसी अन्य कक्ष में रखा जाए ताकि उसे यह अनुभव न हो कि उसे बंदी बना लिया गया है। इस पर सेमिरादोव उसे एक सामान्य कक्ष में स्थानांतरित कर देता है, जिसमें एक टेलीविजन भी मौजूद था। उसी रात जब एलियन जीव बाहर आता है, तात्याना दोबारा उसके सामने जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके बीच बुलेट प्रूफ ग्लास था, बट इस बार वह एलियन जीव तात्याना को देखकर हमला करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह एक खिलौने की ओर आकर्षित हो जाता है। यह वही खिलौना था जो कॉन्स्टेंटाइन का प्रिय खिलौना था। यह देखकर तात्याना उसे खिलौने के साथ ग्लास चैम्बर में जाती है, जहां वह जीव खिलौने से चिपक जाता है, मानो वह भी उसका प्रिय खिलौना हो। तात्याना उसे खेलते हुए देखकर उसे छूने का प्रयास करती है, बट तभी वह जीव उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों को गंभीर रूप से घायल कर देता है। उसी समय सैनिक चारों ओर की लाइट्स चालू कर देते हैं, जिससे वह भ्रमित हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर तात्याना को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। तात्याना होश में आने के बाद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि ये क्रीचर इतना इनोसेंट नहीं है, ये ह्यूमंस पर अटैक करता है। बट अभी भी उसका सवाल ये होता है कि ये कंज्यूम क्या करता है। वहीं यहाँ पर एक और साइंटिस्ट होता है जो पहले से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तात्याना उससे उसकी अब तक की रिसर्च के बारे में सब कुछ पूछना चाहती है, पर वह तात्याना को नहीं बताना चाहता क्योंकि वह इस पूरी रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। तात्याना उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी रिसर्च का क्रेडिट कभी नहीं लूंगी। इसके बाद वह साइंटिस्ट उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। वह तात्याना को अपने साथ एक जगह ले जाता है और उसे एक टेलीस्कोप देता है। वह कहता है, इससे देखो। तात्याना देखती है कि वहाँ एक आदमी को लाया जाता है जिसके हाथ और मुंह को बांधा गया है। इसके बाद उसे सेल के अंदर डाल दिया जाता है और तभी वहाँ पर एलियन क्रीचर आता है। वह उसे किल कर देता है। दरअसल वह उसके ब्रेन पर अटैक करके उसे कंज्यूम कर लेता है। तात्याना को समझ में आ जाता है कि यह एलियन क्रीचर ह्यूमंस के ब्रेन को ईट करता है। अब वह साइंटिस्ट बताता है कि जब हमें कॉन्स्टेंटाइन मिला था तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हमने उसका हर तरह से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, बट उसकी तबीयत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। एक नाइट कोई क्रीचर उसकी बॉडी से बाहर निकला
और उसने एक नर्स को मार दिया। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन की हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो गई। हमने उस क्रीचर को कई एनिमल्स खिलाने की कोशिश की, बट उससे कॉन्स्टेंटिन की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हर नाइट हमें एक आदमी को इस एलियन क्रीचर के हवाले करना पड़ता है ताकि हम कॉन्स्टेंटिन को बचा सकें और साथ ही इस क्रीचर को भी। नेक्स्ट मॉर्निंग तात्याना और कॉन्स्टेंटिन दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं। जॉगिंग के दौरान तात्याना कॉन्स्टेंटिन को सारा सच बता देती है कि उसके पेट के अंदर एक क्रीचर है, बट कॉन्स्टेंटिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तात्याना से कहता है हम नाइट को मिलेंगे, यह कहकर वह चला जाता है। वहीं तात्याना को कर्नल के बारे में पता चलता है कि वे इस क्रीचर को जिंदा इसलिए रखना चाहते हैं ताकि इसे कंट्रोल करके एक वेपन की तरह दुश्मनों के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। वे तात्याना को मजबूर कर देते हैं कि वह उनका साथ दे। नाइट को जब तात्याना कॉन्स्टेंटिन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटिन को सब कुछ पहले से ही पता है। तात्याना और कॉन्स्टेंटिन अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तात्याना उससे कहती है तुम्हारी वजह से हर नाइट एक ह्यूमन की डेथ होती है और तुम उन्हें ऐसा करने देते हो। इससे पहले कि वे और बात कर पाते, कर्नल वहां आ जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। नाइट को जब वह क्रीचर कॉन्स्टेंटिन की बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक आदमी को रखा जाता है। वह क्रीचर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इससे पहले कि वह एलियन क्रीचर उसे किल करता, तात्याना उसके सामने आ जाती है और वह सॉन्ग गाने लगती है जो कॉन्स्टेंटिन को बहुत ज्यादा पसंद है। इससे वह क्रीचर काम होना शुरू हो जाता है और वह अटैक नहीं करता। पर तभी वह आदमी जिसे क्रीचर का शिकार बनाने के लिए लाया गया था भागने लगता है। इससे क्रीचर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किल कर देता है। तात्याना को समझ में आ जाता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटिन इस क्रीचर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वह कॉन्स्टेंटिन के पास जाती है और कहती है हम दोनों यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। यहाँ से भागने के बाद मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से इस क्रीचर को बाहर निकालने पर मजबूर कर दूंगी। जब वह बाहर निकल जाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। जब उसे तुम्हारा शरीर नहीं मिलेगा तो धूप में रहने की वजह से वह अपने आप पेरिश हो जाएगा। फिर हम तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बचा लेंगे। कॉन्स्टेंटिन इस बात के लिए मान जाता है। नाइट को वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, बट साइंटिस्ट पूरी बात कर्नल को बता देता है। इससे पहले कि कॉन्स्टेंटिन और तात्याना वहां से एस्केप कर पाते, कर्नल सिपाहियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। दरअसल कर्नल ने आदेश दिए होते हैं कि तात्याना को किल कर दिया जाए, बट कॉन्स्टेंटिन को किसी भी कीमत पर अलाइव पकड़ना है। जब सोल्जर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ठीक उसी वक्त कॉन्स्टेंटिन खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे वह अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद उसके अंदर से एलियन क्रीचर बाहर निकल जाता है और सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। इस दौरान कॉन्स्टेंटिन और तात्याना को एस्केप करने का चांस मिल जाता है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं कर्नल को दिखाया जाता है जो एलियन क्रीचर के सामने आ जाता है। एलियन ने लगभग सभी सोल्जर्स को मार दिया होता है। कर्नल उस पर कई बुलेट्स चलाता है। दूसरी तरफ अब मॉर्निंग हो चुकी होती है। कॉन्स्टेंटिन होश में आ चुका होता है, बट उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि क्रीचर उससे दूर है। इसी बीच उनकी जीप के सामने कर्नल की जीप आ जाती है। कर्नल उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। तात्याना को अब तक समझ में आ चुका होता है कि कॉन्स्टेंटिन इस क्रीचर के बिना नहीं बच सकता। जब तक वह क्रीचर उसकी बॉडी में नहीं जाएगा वह मर जाएगा। कर्नल तात्याना को किल करने लगता है। यह देखकर कॉन्स्टेंटिन को बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वह एलियन क्रीचर जो कई बुलेट्स लगने के कारण बेहोश था कॉन्शियस हो जाता है। वह भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वह साइकोलॉजिकली कॉन्स्टेंटिन से जुड़ा हुआ होता है। वह कर्नल पर अटैक करके उसे मार देता है। हालांकि वह तात्याना पर भी अटैक करना चाहता है, बट कॉन्स्टेंटिन उससे लव करता है। इसी वजह से एलियन क्रीचर जो कि उसके माइंड से पूरी तरह जुड़ा हुआ होता है तात्याना पर अटैक नहीं करता और वापस कॉन्स्टेंटिन के अंदर चला जाता है। अब कॉन्स्टेंटिन को समझ में आ जाता है कि वह इस एलियन क्रीचर के बिना नहीं जी सकता और ना ही यह एलियन क्रीचर उसकी बॉडी के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट यह क्रीचर पूरी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है। इसलिए कॉन्स्टेंटिन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है। उसके साथ साथ एलियन क्रीचर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉन्स्टेंटिन की डेथ से तात्याना को बहुत दुख होता है। कुछ डेज बाद दिखाया जाता है कि तात्याना कॉन्स्टेंटिन के सन के पास जाती है जो अब ऑर्फन हो चुका होता है। वह उसे अडॉप्ट कर लेती है ताकि उसे एक बेटर लाइफ मिल सके। दरअसल वह भी ऑर्फन थी और उसने अपनी पूरी लाइफ अकेले बिताई थी। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं एंड हो जाती है।